नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं जो अपना एचजीएमटी है उसके जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है गैस पेपर के बारे में जो आज की क्लास आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। तो सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो क्लास को शेयर करिए। तो सबसे पहले अपने जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट में डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें पूछा गया आपका लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर के बारे में आपसे पूछा गया कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है जिसमें स्थल मंडल महासागरीय पटल आदि शामिल होते हैं उसको भूगर्भीय गतिविधियों का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। भूगर्भीय गतिविधि मतलब जो भी अपने एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो भी गतिविधि होती है वो सारी कहाँ पर अपने होती है, लिथोस्फीयर पर होती है। लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, वो मैंने आपको वन शॉट क्लास के अंदर भी पढ़ाए थे और वापिस इंपोर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है। अगला आता है वायुमंडल क्या है। वायुमंडल, तो वायुमंडल हम जानते हैं कि अपने जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत है जिसके अंदर यह जो जीवन के लिए आवश्यक है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से बनी होती है जिससे मौसम एवं जलवायु नियंत्रित रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल अपने चारों ओर जो गैसों के रूप में पाई जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, CO2 वगैरह ये क्या पाई जाती है, इसमें गैस पाई जाती है, इसको वायुमंडल बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला आता है पर्यावरण। पर्यावरण जिसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल, क्या बोलते हैं, पर्यावरण। मैंने उसी दिन भी बताया था जो पर्यावरण शब्द को परिधन आवरण से बना होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है जो अपने चारों ओर जो भी आवरण है, अर्थात जो अपने चारों ओर जो भी गैसों का आवरण है उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। सही डेफिनेशन इसकी कि जीवों के चारों ओर भौतिक एवं रासायनिक जैविक घटकों का सम्मिलित है, इसमें अस्तित्व और विकास के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी अच्छी डेफिनेशन मैंने आपको वन शॉट क्लास के अंदर भी बताई था। एक आता प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, मैंने उस दिन आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि वे संसाधन जो हम प्रकृति से डायरेक्ट लेते हैं उसमें मानवीय हस्तक्षेप है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, सीधे उसको डायरेक्ट ग्रहण करते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि प्रकृति से प्राप्त होता है तो जिसमें मानवीय जीवन में विकास में क्या होता है, सहायक होते हैं। ये मानवीय जीवन और विकास में क्या होता है, आपके सहायक होते हैं, लेकिन इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, प्रकृति सीधा डायरेक्ट लेते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, जल है, वायु है, सारी सारी क्या आपके आपके प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर, चलो आगे। अगला आता है आपका पारितंत्र इकोसिस्टम। कि कोई भी जीव है उसका पर्यावरण के साथ जो क्रिया है वो सारी क्या है, इकोसिस्टम में। कि जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रिया की एक इकाई है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह पोषक चलता है। क्लियर, तो हम सारे जानते हैं इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम भौतिक पर्यावरण और जो जीव होते हैं उनके जो पर्यावरण के बीच की परस्पर क्रिया होती है जिसमें ऊर्जा प्रवाह और जीवन चक्र या जो आपने मैं बात करूँ पोषक चक्र होता है वो इसमें चलता रहता है। चलते आगे, अगली डेफिनेशन है वो अपनी आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी ये क्या होती है, जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि में क्या है, विभिन्नता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की जो विभिन्नता है उसको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ये पारिस्थितिक संतुलन के क्या लिए आवश्यक होती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक जो संतुलन होता है उसको बनाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। चलते हैं आगे, अगला आता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं कि ये जैव विविधता बहुत अधिक होती है लेकिन वो खतरे में होती है। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर किसी जीव को लेकर वहां पर जैव विविधता तो बहुत ज्यादा है, उस जीव की संख्या तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खतरे में है। किस में खतरे में है, तो उसको संरक्षित करने का जो एक तरीका है उसको किसके नाम से जानते हैं, बायो जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। वापस डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ऐसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता तो बहुत अधिक होती है लेकिन खतरे में होती है, उनको संरक्षित करने के लिए एक विशेष आवश्यकता होती है, उसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो वापस जैव विविधता हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी जीव की मैं बात करूँ पॉपुलेशन या मैं बात करूँ उसकी जो है जैव विविधता तो वहां पर बहुत ज्यादा है लेकिन वो किसमें खतरे में, इसलिए वहां उसको है जो संरक्षण किया जाता है, उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। क्लियर है, अगला आता है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्या होता है कि इसमें कोई भी हानिकारक तत्व होता है, हानिकारक तत्व जो अपने वायु को है, भूमि को है, जल को क्या कर देता है, आपके प्रदूषित कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण मैं बात करूँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जीवों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी जो संतुलन है उस पर असर पड़ता है। एनवायरमेंटल, तो एनवायरमेंटल के अंदर कौन आता है, तो अपना जो सारे भी हैं जैसे आपके वायु आ गई, ठीक है, इसमें जल आ गया, इसके अंदर अपनी मृदा वगैरह आ गई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जो जल सॉरी
वायु जल या मृदा में मिलकर उसको कहीं ना क्या कर देता है, दूषित कर देता है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है और अपने जो जीव जंतु है या बात करूँ एनवायरमेंटल होता है उसके लिए ना कहीं हानिकारक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलते हैं। अगला आता है पायरोलाइसिस। ये क्या होता है, तो मैंने उस दिन बताया था, जो पायरोलाइसिस होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हम जब जो आपके कचरे का जो निस्तारण वाला पोर्शन पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था ये कि पायरोलाइसिस क्या होता है, तो ये उष्मा द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। तो ध्यान रखना, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, आपका जो कोई भी मटेरियल होता है उसका कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं। वहां पर मैंने आपको एक शब्द बताया था, भस्मीकरण। क्या बताया था, भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में ध्यान रखना ये होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बोलो किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति इसके अंदर ये होता है। बाकी दोनों के अंदर सेम कीजिए, तो कोई भी आपके पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है या कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल कचरा है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर या उसको नष्ट किया जाए तो आपके जैसे भस्मीकरण यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते तो वो आपका क्या, पायरोलाइसिस है। क्लियर है। चलो अगला आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है कि जो कचरा होता है उस कचरे को उस तापमान पर जलाकर नष्ट करने की क्या विधि है। तो कचरा होता है अपना जो भी शहरों से निकलता है, ज्यादातर शहरों के अंदर ये विधि आपकी इंसिनरेशन है, ये काम में ली जाती है कि जो भी कचरा होता है उसको जलाकर है जो नष्ट करना। क्लियर, ये हानिकारक जैविक अपशिष्ट को समाप्त करता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका पर्यावरणीय नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में, कि प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य और नैतिक मूल्यों का अध्ययन है, ये सतत विकास और विचार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। क्लियर है। अगला आता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान विशेष का जो लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। तो किसी दीर्घकाल समय में किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक समय में जैसे तापमान है, वर्षा, मौसम आदि जो है स्वरूप होता है उसमें बदलाव है, कि आपका क्लाइमेट परिवर्तन है। ठीक है। ये किस कारण हो सकता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है इसमें कारण, और मानवीय कारण भी इसमें हो सकते हैं। अगला आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं, कि जो भी पृथ्वी है, जो पृथ्वी की सतह का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जानते हैं। ये बात यहाँ पर बता रही है कि पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है, इसका असर पर्यावरण और जीवन पर पड़ता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है जो प्रमुख जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैस इसका कारण होती है, और इसका असर किस पर पड़ता है, तो पर्यावरण में पड़ता है और अपने जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। अगला आता है जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करता है, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है वर्षा जल को एकत्रित करना। किसको, जो अपना वर्षा जल होता है, रेनी वाटर होता है, वर्षा जल को क्या करना, एकत्रित करना। किसके नाम से जानते हैं, आपके वाटर हार्वेस्टिंग। सारे आप जानते हो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो वर्षा के जल को, इसको क्यों करते हैं, तो जब वर्षा कम होती है, जब जल संकट होता है, तो उस टाइम ये अपने काम आए पीने वगैरह के लिए, उसलिए इसको करते हैं। ठीक है। अगला आता है जल ग्रहण। जल ग्रहण का मतलब होता है वाटर शेड। वाटर शेड क्या होता है चलो ये इसमें होता है, ये भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर वर्षा का जल एक ही जल स्रोत पे एकत्रित होता है, जल प्रबंधन के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अगला आता है आपदा। आपदा का मतलब होता है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, तो डिजास्टर का मतलब होता है ये प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जो अचानक या व्यापक नुकसान हो जाता है। ऐसी घटनाएं जो अचानक आती हैं, आकस्मिक जो घटनाएं घटती हैं, उसको किसके नाम से आते हैं, डिजास्टर के नाम से आते हैं। इसके अंदर आपने जैसे कई क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, आपके भूस्खलन वगैरह है, भूस्खलन वगैरह हो गया, ठीक है, कहीं पर आग वगैरह लग जाती है, ये भी सारे किसके अंदर आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। भूकंप आ गया जैसे कहीं पर, तो ये सारे किस में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर है। चलो, तो ऐसी घटना है जो क्या होती है, आपकी अचानक घटती है और बहुत ज्यादा आपके जान मान की हानि, या मैं बात करूं तो वो ज्यादा व्यापक क्या पहुंचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपको डिजास्टर कहलाता है। अगला आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदाओं से पूर्व, दौरान या बाद में। आपदा यानी कोई भी जो अपने आपदा आई है, तो उस आपदा आने से पहले हम किस प्रकार उसको है जो सतर्क रह सकते हैं, आपदा घटित होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और आपदा घटित होने के बाद
हम क्या कर सकते हैं, उसका किस प्रकार मैनेजमेंट कर सकते हैं, वही क्या आपका आपदा प्रबंधन है। तो यहाँ पर बताया था आपदा के पूर्व, दौरान और बाद में किए गए कार्यों की योजना, इसका उद्देश्य जीवन जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। जैसे मैं बात करूँ भाई, आपके बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई, तो हम बाढ़ आने से पहले क्या क्या कर सकते हैं, बाढ़ आने से पूर्व, बाढ़ आने से पूर्व हम क्या कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे बाढ़ आने से पूर्व कर सकते हैं भाई, जो भी जो आपके मैं बात करूं, जो हाईलाइट एरिया है उसको, वहां पर रहने वाले जीव जंतु है या जो आदि वगैरह, उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, बाढ़ में घटना होने के बाद में क्या, या मैं बात करूँ दौरान, यानी बाढ़ आ गई उसके बाद क्या करें, तो उसके दौरान जैसे कोई लोग वगैरह फंस गए, ठीक है, उनको वहां से बाहर वगैरह निकालना, आर्मी वगैरह की हेल्प लेना, वो सारी चीजें उसके अंदर हो जाए, उनकी हेल्प करना कुछ में लगा। और बाढ़ आने के बाद में, तो बाद में कितनी जान माल की हानि हुई, उनको जो वहाँ के लोग वगैरह, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, वो सारी है। तो कोई भी घटना होती है, मैं यहाँ पर एक आपको बाढ़ का एग्जांपल बताया, तो जो कोई भी घटना वगैरह होती है या कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई भी घटना होती है, तो सबसे पहले बताएंगे आपदा क्या होती है। तो आपदा मतलब किसी क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना जो अचानक घटती है, जो भी बहुत व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाती है, जिसमें जान मान की हानि क्या होती है, ज्यादा होती है, आपदा कहलाती है। जैसे बाढ़ है, भूस्खलन वगैरह सारी इसमें आ जाएगी, क्लियर है, भूकंप वगैरह है। अगला आता है आपदा प्रबंधन, क्या होता है, तो आपदा प्रबंधन की कोई भी घटना घटित होने से पूर्व, घटना घटने के दौरान और घटना घटना घटने के बाद हम उसको किस प्रकार नियंत्रित करते हैं या किस प्रकार हम योजना बनाते हैं, वो सारी किस्म आएंगी आपदा मैनेजमेंट के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, अगला आता है सूखा। सूखा जानते हैं, ड्रॉट, कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो वहां पर जल की कमी हो जाती है, इसका असर किस पर पड़ता है, कृषि और जीवन पर पड़ता है, क्लियर है। अगला आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, भूस्खलन ढलानों में जब होते हैं, ढलानों पर या मिट्टी चट्टानों पर मलबे का अचानक खिसक जाना। ढलानों पर मिट्टी में या ज्यादातर जो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है, वहां पर आपने देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं या जो पहाड़ होते हैं, वो अचानक क्या हो जाता है, खिसक जाता है या अचानक ढल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य होता है, आपको देखा भी होगा आप लोगों ने। अगला आता है चक्रवात। तीव्र वायुमंडलीय प्रणाली जिसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा होती है और समुद्र में उत्पन्न होती है। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है कि तेज हवा होती है और भारी वर्षा होती है और कहां पर होती है, समुद्र के अंदर ये घटना होती है। अगला आता है प्रदूषक। प्रदूषक जो पॉलिनेट है, क्या कहलाता है, कि वह पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में क्या होता है, सहायक होते हैं। जैसे धूल है, धुआं है, रसायन है, विभिन्न प्रकार की जो जहरीली गैसें हैं, वो भी इसके अंदर है जो क्या होगी, आपकी शामिल होगी, क्लियर है। अगला आता है पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जीवों के उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक रहता है। ठीक है, तो कोई भी जीव है, उस जीव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक इकोलॉजी बोलते हैं। अगला आता है भूकंप। भूकंप को बोलते हैं अर्थक्वेक। जो पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है, किसके कारण से, जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, वो किसने के कारण ये कंपन होता है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। ठीक है, अगला आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों की संरचना और संरचना में जो कर्मिक परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण बोलते हैं, क्लियर है। अगला आता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब क्या होता है, कि ऐसी घटना जिसमें दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है, दोनों क्या रहता है, प्लस प्लस। सॉरी, इसमें सॉरी सॉरी एक जीवित है ना, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल बताया था, तो दोनों जीवों के बीच ऐसा समय जिसमें एक को क्या होता है, लाभ होता है, दूसरा उसमें अप्रभावी रहता है, क्या रहता है, अप्रभावी रहता है, उसको न तो लाभ होता है और क्या नहीं होता, हानि होता है। तो ध्यान रखना, सहजीविता या जो आपके कॉमन सेलिज्म है उसमें क्या होता है, तो उसमें एक जीव को क्या होता है, लाभ होता है, जबकि दूसरा जो जीव होता है उसको न लाभ होता है न हानि होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म बोलते हैं, क्लियर है। अगला आता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट, मैंने जब पढ़ाई थी आपको आपके वन शॉट क्लास, उस टाइम भी ये बताई थी। IUCN क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची तैयार करती है। ठीक है, तो ये IUCN की इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। अगला आता है सीवेज। सीवेज क्या होता है, तो अपने जो भी घरों से, उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो भी गंदा पानी निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, उसको सीवेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अगला आता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक की क्या होती है,
लुप्त प्राय संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों की सूची होती है जिसमें आयुसीन प्रकाशित करता है। कौन करता है? ये जो रेड डाटा बुक है वो कौन प्रकाशित करता है? आयुसीन। अभी पढ़ा था, इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसको क्या करता है? अगला था उपभोक्ता, कंज्यूमर, वे जीव जो अन्य जीव या पौधों को खाकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, कि वे जीव जो किसी अन्य जीव को खा सकते हैं या पेड़ पौधों को खाकर अपना क्या करते हैं, जीवन जो करते हैं या जीवन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगला आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या बोल रहे हैं? जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है, किसका निर्माण करती है? खाद्य। ठीक है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला जिसमें ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है, क्या कहलाता है? अगला आता है खाद्य श्रृंखला। जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कौन सा? जैसे ये कोई क्या है, पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा कहाँ से ले रहा है? तो सूर्य के प्रकाश से ये अपना क्या बनाता है? भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से अपना क्या बनाता है? जो सूर्य के जो पास ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। और इस सौर ऊर्जा को पौधे किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बोलो किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद में इसको कौन खा सकता है? तो इसको कौन खाता है? जैसे मैं बात करूँ, टिड्डा खा गया, कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढे का खाता है। मेंढे को कौन खाता है? मेंढे को कौन खाता है? तो मेंढे को खाता है सांप। कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? तो सांप को खाता है बाज। कौन खाता है? बाज। ये इस प्रकार होती है। ठीक है, तो ये आगे श्रृंखला चलती है, तो ये आप एक बता सकते हो पेड़ पौधे, ये श्रृंखला भी आप वहां पर बना सकते हो। क्लियर है? चलो आगे। अब जो टिड्डा होता है वो टिड्डा किससे ऊर्जा लेगा? वो इस पेड़ को खाकर क्या लेगा? और जो मेंढक है वो इसको, ये आगे से आगे चलती रहेगी। आप लोग पढ़ के आए हो वैसे जेट वेग में, तो ये होंगे वे खाद्य जाल क्या होती है उसके बारे में ये था। क्लियर? यहाँ तक। आगे चलो, अगला आता है जीवमंडल। बायोस्फीयर क्या होता है? पृथ्वी की वह जगह जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि बायोस्फीयर किसको बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि वे क्षेत्र जहाँ पर आपके वायुमंडल भी हो, जल मंडल भी हो और स्थल मंडल, तीन मंडलों का जो मिलन रूप होता है जहाँ पर जीवन संभव है, उसको किसके नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगला आता है औद्योगिक या अपशिष्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री, और वेस्ट यानी वेस्ट यानी जो उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा या अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होता है। तो यहाँ पर बताओ, इसको कारखानों या उद्योगों से निकलने वाला ठोस, तरल या गैस या हानिकारक अपशिष्ट। तो जो अपशिष्ट होता है वो ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है। तो कारखानों या उद्योगों से निकलने वाला ठोस, तरल या गैसीय अपशिष्ट जो सारे सारे किसमें आएंगे? आपके औद्योगिक अपशिष्ट में आएंगे। क्लियर है? जिसमें जल और वायु भूमि को प्रदूषित करता है। ठीक है, अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता मतलब क्या होता है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों में पाए जाने वाले जीनों की विविधता। मतलब वो दिखने में सारे जीवों रहेंगे सेम, लेकिन उसके जो जेनेटिक्स है उसके अनुवांशिकता में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उसको बोलते हैं अनुवांशिकता विविधता, जैसे व्यक्तियों में होती है। क्लियर है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्रकृति द्वारा कोई भी घटना घटित होती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, भूस्खलन वगैरह हो गया, सारे किस्म आते हैं, सूखा वगैरह सारी इसमें आते हैं। क्लियर है? अगला आता है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पोषक स्तरों के अनुसार द्रव्यमान, संख्या या ऊर्जा का ग्राफी की प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो ऊर्जामान पिरामिड आप लोगों ने पढ़ा होगा जेट में, तो ये होता है ये आपके द्रव्यमान का, संख्या का और ऊर्जा का क्या होता है? ग्राफीय प्रतिनिधि करते हैं। अगला आता है उत्पादक। उत्पादक किसको बोलते हैं? उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर। उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि वे जीव या जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और यह ऐसा बोल सकते हैं कि वे जीव जो प्रकाश जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाशिक ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जिसके अंदर मेन आपके कौन आता है? पेड़ पौधे आता है। कौन आता है? पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं। अगला आता है बायोम। बायोम क्या होता है? तो वायुओं की यहाँ पर डेफिनेशन बता रखी है कि विश्व के विशाल पारिस्थितिक तंत्र में रेगिस्तान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और टुंड्रा, जिनकी जलवायु और जैविक घटक क्या होता है? समान होता है। तो जिनके जैविक और जलवायु जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? आपके बायोम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो अगला आता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? डिफोरेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है?
देखो डी, डी का मतलब होता है नष्ट होना, फॉरेस्टिकेशन एंड फॉरेस्टियन वनों का। तो वनों का क्या होना, समाप्त होना। क्यों होता है वन समाप्त, क्योंकि हम वनों की क्या करते हैं, ज्यादा कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को ज्यादा काटते हैं। तो वनों की अत्यधिक कटाई से वनों का क्या होना, समाप्त होना, क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है, डिफोरेस्टिकेशन कहलाता है। क्लियर है? जो पारिस्थितिकी असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है, बिल्कुल सही है। अगला आता है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्या होता है, तो ओजोन परत में होने वाला पतला छेद है जिसमें यूवी किरणें सीधे पड़ती, इसका क्या कारण होता है, तो ओजोन परत पतली क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि अपने जो घरों से जो निकलने वाली जो सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, जो फ्रिज से एसी वगैरह से निकलती है, ये गैस क्या करती है कि ओजोन के साथ क्रिया कर कर जो ओजोन के अणु होते हैं उसको ऑक्सीजन में क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर देती है, क्या कहते हैं, जिससे जो ओजोन परत होती है इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है। ओजोन है जो ये आपके 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या होती है, फैली होती है। क्लियर है? समताप मंडली ऊपर दृष्टि पाई जाती है। चलते आगे। इसके पतले होने से क्या होगा, तो इससे जो सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी क्या आ जाएगी, आपके पृथ्वी पर आएगी, जिससे बहुत सारी एलर्जी वगैरह है, पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, विभिन्न प्रकार की कैंसर जैसी घातक बीमारी यहाँ से हो सकती है। एनबीपीजीआर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, सारे जानते हो। चलो आगे। अगला आता है यूट्रोफिकेशन। क्या होता है यूट्रोफिकेशन का मतलब, क्या होता है, मैंने बताया था यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी, ये क्या तालाब है, क्या तालाब या कुछ भी मान लो, तो तालाब के अंदर क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो इसकी मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, आपके वहां पर जो शैवाल वगैरह होते हैं, कवक होते हैं, उसकी अत्यधिक घनी वृद्धि होती है, क्या हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या आपका यूट्रिफिकेशन है। तो ध्यान रखना भाई, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो अपने जो भी जलाशय वगैरह होता है, तालाब वगैरह होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपके कवक एवं शैवाल वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, एल की वगैरह वहां पर ज्यादा आ जाती है, जिसके अंदर वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो जल के अंदर जीव रहने वाले उनकी मृत्यु हो जाती है। यही आपका क्या यूट्रिफिकेशन है। ठीक है? अब वो पोषक तत्व कहाँ से है, वो मैंने पूरी प्रोसेस आपको फर्स्ट शॉर्ट क्लास के अंदर बता रखी है। चलते आगे। अगला आता है मिनामाटा रोग। कौन सा आता है, मिनामाटा रोग। ये मिनामाटा रोग है, ये ध्यान रखना, ये पारे की विषाक्तता के कारण होता है। बोलो किसका, जो पारा है उसकी विषाक्तता का कारण, पारे की विषाक्तता के कारण ये होता है। यहाँ पर बताता है पारे की विषाक्तता के कारण होने वाला तंत्रिका संबंधी रोग है। पहली बार जापान के मिनामाटा क्षेत्र में हुआ था, तो इसको मिनामाटा क्षेत्र क्यों बोलते हैं, तो ये जापान का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मिनामाटा। क्या, मिनामाटा क्षेत्र है, वहां पर ये खोजा गया था, सबसे पहले देखा गया था। तंत्रिका तंत्र पे, ये जो अपना नर्वस सिस्टम होता है उस पर ये प्रभाव पड़ता है। चलते हैं आगे। अगला आता मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या होता है, तो 1987 में पारित अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर नियंत्रण करना। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, तो ये आया था 1987 में। बोलो कब आया था, 1987 में। इसका क्या कारण था, क्यों ये गया, इसका उद्देश्य होता है कि उन सभी रसायनों को बैन करना है जिन जो किसको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके इसको ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे। ठीक है? जैसे इसके अंदर मेन जो बंद किया गया था वो सीएफसी वगैरह को किया गया था, सीएफसी को तहत इसको पूर्णतः बैन कर दिया गया। ठीक है? अभी जो रेपफेयर वगैरह होते हैं उसमें सीएफसी यूज नहीं लेते हम। चलता है अगला आता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएम की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है? चलते हैं अगला आता है आपके राइट सोर्स वाले क्वेश्चन। ये कौन सा आते हैं, इसमें क्या होता है, आपको 6 से 8 लाइन के अंदर आपको आंसर देना होता है। और चलिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इंपोर्टेंट है। क्या हुआ था कि भारत अधिनियम के द्वारा 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया गया। कब, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद पारित किया था। इसके उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और उसको शुद्धांत करना है। वायु जल भूमि और जैविक घटकों को प्रदूषण से बचाना हेतु कानूनी ढांचा है। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक रासायनिकों का नियंत्रण, प्रदूषण की जो निगरानी है वो इसमें शामिल है, और केंद्र सरकार की विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये आपका क्या, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। क्लियर? चलते हैं आगे। अगला आता है वन संरक्षण अधिनियम। वन अधिनियम भारत में वनों की कटाई को रोकने के लिए संरक्षण बनाया।
वन अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। और ये जो आया था इसका मेन क्या था? वनों की जो कटाई है उसको रोकना इसका क्या था? कारण था। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी वन भूमि को गैर वन कार्य में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होता है। मतलब ऐसा कोई भी जो वन से रिलेटेड काम है या जो गैर वन कार्य का आप यदि करना चाहते हो, जो कि कहीं ना कहीं वनों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे यदि आप कार्य करना चाहते हो तो केंद्र सरकार की आपको क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। इसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करना, भूमि कटाव को रोकना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है। यह राज्य सरकारों को भी वनों के उपयोग में नियंत्रण करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, वन्य जीवन के पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिनियम महत्वपूर्ण है। अगला आता है आपका ओजोन परत। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन होता है वो किस कारण होता है? तो मैंने पूरी बात बता दी ओजोन परत भाई किस कारण होती है। सीएफसी के कारण ये होती है। और ओजोन परत से रिलेटेड कौन सा था आपका? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। समझ भाई, मॉनिटरी प्रोटोकॉल का क्या क्या रीजन था, क्या आता है इसका मेन उद्देश्य? तो इसका मेन उद्देश्य था ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो गैस से नुकसान पहुंचा रही है, उनको बैन करना। ठीक है, अगला आता है पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। क्या होता है? तो ऊर्जा प्रवाह में आपको एक लाइन के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से समझा दूं, उसके बाद में आपको क्लियर रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। वन लाइनर होता है। कैसा होता है? वन लाइनर होता है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि जो ऊर्जा बेस होता है ये सूर्य से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? सूर्य से प्रारंभ होता है। सूर्य के पास में जो ऊर्जा होती है जिसको हम सौर ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा बोलते हैं, इसको पौधे ट्रांसलेट करते हैं। कौन करते हैं? आपके जो पौधे वगैरह होते हैं वो इसको ट्रांसलेट करते हैं। किस में? तो ये करते हैं आपके रासायनिक ऊर्जा में। तो ध्यान रखना, सूर्य के पास में कौन सी ऊर्जा? तो सूर्य के पास में जो ऊर्जा है उसको बोलते हैं प्रकाशिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक ऊर्जा। प्रकाशिक ऊर्जा या जिसको हम सौर ऊर्जा भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसको ये किस में ट्रांसलेट करते हैं? तो ये करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। किस में करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। आगे जब ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर हम जैसे बात करें भाई, इसको कोई खाएगा? शाकाहारी खाएगा। सबसे पहले कौन खाता है? कोई भी शाकाहारी जीव है वो इसको खाता है। शाकाहारी चीज को कौन खाता है? मांसाहारी खाता है। और मांसाहारी को बाद में अपघटक खाता है। कौन आता है? जो अपघटक है वो इसको खाता है। ये आपका सिस्टम होता है। ठीक है, तो यही बात इधर लिख रखे। ये डायग्राम जब इक्वेशन आ जाए ना इकोसिस्टम वाला, तो ये डायग्राम ऐसा जरूर बना के आपको आना है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सूर्य से शुरू होता है। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? सूर्य से शुरू हो रहा है। ठीक है, और आगे बात करें, उत्पादक पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं जिसे उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो सूर्य से प्रकाश से जो भोजन बनाते हैं, ये तो कौन है? आपके प्रोड्यूसर, उत्पादक है। कौन है? उत्पादक है। ये तो कौन है? उत्पादक है। ठीक है, ये आपका कौन होता है? ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होता है? कंज्यूमर। प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता। ये होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। कौन से होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। चलते हैं, चलो ये यहाँ पर वह एक दिशा में चलता है। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है उपयोग, कुछ भाग नष्ट हो जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के माध्यम से दर्शाया जाता है और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है। यहाँ पर यह बात है कि कुछ ऊर्जा का भाग नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। आपने एक में आपको बताया था, जैसे एक में आपको उस दिन बताया था, लिंडमैन एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था? लिंडमैन। और लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम। और ये 10% ऊर्जा का नियम क्या कहता है लिंडमैन का? क्या कहता है कि कोई भी जीव के पास में यदि टोटल ऊर्जा है तो उसकी 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसलेट होती है, बाकी 90% जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। क्लियर रह गया? चलो तो मैं बात करूं आपके, जैसे सूर्य था, तो सूर्य के पास है मान लो 1000, या मैं बात करूं 10,000 क्या थी? जूल ऊर्जा थी। कितनी? 10,000 जूल क्या थी? ऊर्जा थी। तो 10,000 जूल में से जो 90% ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी खर्च हो जाएगी। 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी? खर्च हो जाएगी। इसकी जो 10% ऊर्जा है वही आगे जाएगी। तो इसकी जो 10%, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 1,000 ऊर्जा ही क्या पहुंचेगी? जूल ऊर्जा ही आगे क्या आती है? आपकी ट्रांसलेट होती है।
आगे जब जैसे ये ऊर्जा जाएगी तो जो 10,000 है उसका 90% यानी 900, तो 90% यानी जो 900 जूल ऊर्जा है वो खर्च कर लीजिएगा। बाकी जो 100% जो जूल ऊर्जा है वो क्या पहुंचती है आपकी आगे पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है। इसके पास में 100 जूल है तो 100 जूल का 90% यानी 90 खर्च कर लेगा, बाकी 10% जो ऊर्जा होती है वो आगे पहुंचती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे ये ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है तो ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ये जो 90% ऊर्जा होती है ये पौधे कहाँ पर नष्ट करते हैं, तो ये अपने जो आपकी मैं बात करूँ उपापचय क्रिया है, श्वसन वगैरह है, पाचन वगैरह है, उसमें क्या कर लेते हैं, जनन वगैरह जो क्रिया होती है उसमें क्या कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। चलो अगले आती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या कारण होती है, एसिड रेन। एसिड रेन सारे जानते हैं अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा का कारण होता है कि जब वायुमंडल के अंदर जो अपनी गैस होती है NO2 वगैरह होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो NO2 और SO2 कौन सी दो प्रमुख गैस होती है, NO2 और एक होती है SO2। ये दोनों जल के साथ क्रिया करती है, किसके साथ, जल के साथ। तो ये आपके NHO3 बना लेती है और ये आपकी H2SO4 बना लेती है, जो कि दो की आपके अम्ल होता है। और तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO है वो जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, अर्थात NHO3 और H2SO4 बना लेती है, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे दो प्रभाव पड़ता है। पहले तो जो अपनी मृदा होती है, तो वैसे तो सामान्य जो वर्षा होती है उसकी pH 5.5 या 5 के आसपास होती है, लेकिन जब अम्लीय वर्षा होती है इसकी जो pH होती है वो 4 से भी क्या होती है, कम होती है, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा चीज इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका दो प्रभाव पड़ता है। पहला कि सोइल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो सोइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोइल की जो उर्वरता होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है। सोइल की उर्वरता में क्या आती है, कमी आती है। कैसे जैसे मान लो आपकी कोई भी पीएच है उसमें लगातार आप अम्लीय है जो जल आएगा, तो वो क्या होगी, आपकी जो सोइल होगी उसकी अम्लता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु का जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होगा, वो होगा। दूसरा इसके अंदर जो भी आपकी मैं बात करूँ ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, कौन सी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका क्या करना, आपका पीला पड़ना, इमारतों का पीलापन। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके ताजमहल। तो ये दो तीन इसके क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। क्लियर, वनस्पति वगैरह पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र उस पर ये क्या कर पड़ती है, जो मैं बात करूं इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला आता है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, कि जलवायु परिवर्तन का क्या क्लाइमेट पर, तो ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान, वर्षा के कारण तापमान, मौसमी जगह ये में बदलाव आ जाता है, ठीक है। वर्षा समय पर नहीं हो पाती है, फसलों की बुआई उत्पादन भी प्रभावित होता है, सही है। तो ध्यान रखना जब भी आपके जलवायु परिवर्तन क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन होगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की वर्षा पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ का तापमान पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ के मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। और अपना ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, तो ये सारी चीज रिलेटेड है किससे, क्रॉप से, फसल से डिपेंड है। पर फसल को क्या चाहिए, फसल को एक जो भी फसल है, जैसे मैं गेहूं की फसल लगा रहा हूँ, गेहूं की फसल के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक निश्चित क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसके निश्चित सिंचाई चाहिए, उसके लिए निश्चित तापमान होना चाहिए, मौसम उसके लिए अनुकूल होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज है। तो क्रॉप, तो इसके उत्पादन पर मेन प्रभाव पड़ता है, किस पर, उत्पादन पर। और उस पादप की वृद्धि पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, किस पर, वृद्धि पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वे परंपरागत फसलें लुप्त हो रही हैं, किसानों को नई तकनीक की आवश्यकता पड़ रही है, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविकाओं पर संकट है। तो ये हुआ भाई साहब। अगला आता है हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, पृथ्वी पर उत्सर्जित तापमान ऊर्जा को वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मीडिया द्वारा अवशोषित होती है। और तो ध्यान रखना भाई, जो अपने पृथ्वी होते हैं उसका औसत टेम्परेचर होता है, पृथ्वी उससे क्या होती है, गर्म हो रही है, टेम्परेचर की वृद्धि हो रही है, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं हम, ठीक है। अगला आता है आपके ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका ग्लोबल वार्मिंग पहले भी मैंने बता दिया था। अगला आता है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड
क्या होती है आपके, इसको किस प्रकार हम कंजर्वेशन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी देयर कंजर्वेशन, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है कि जैव विविधता पर मौजूद सभी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक संतुलन खाद्य श्रृंखला मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। जैव विविधता की जो हैबिट्स लॉस प्रदूषण अतिदोहन में खतरा है, इसे संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान आर्थिक सचेत जो आयुष्मान है वो सारी संस्था इसके लिए क्या करिए, कार्य कर रही है के लिए। अगला था पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप इंपोर्टेंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। स्कोप इंपोर्टेंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है। तो पर्यावरण अध्ययन हमें कृषि और उसके घटकों को, उसके बीच के संबंधों को समझाने में क्या करता है, मदद करता है। इसका क्षेत्र वायु जल मृदा पारिस्थितिकी जैव विविधता कानून सतत विकास पर फैला हुआ है, और ये अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान और समाधान भी क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों का संरक्षण वगैरह हो गया, इसमें भी ये क्या करता है, कार्य करता है। अगला आता है पर्यावरणीय नैतिकताएं। पर्यावरण नैतिक एक दर्शन शास्त्र का विषय, बोल किसका, दर्शन शास्त्र का विषय। मनुष्य और प्रकृति के बीच नैतिक संबंधों को परिभाषित करता है, किसके, मनुष्य के बीच में और प्रकृति के बीच में, किसके, मनुष्य के बीच में और जो अपनी एनवायरमेंटल प्रकृति है इसके बीच में जो भी नैतिक संबंध है उसको परिभाषित करता है। हमें यह विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगले आते मुख्य समस्या, एक तो अति दोहन। अतिदोहन प्राकृतिक संसाधनों का लालचवश अनियंत्रित उपयोग होता है। लालचवश, सॉरी ये शब्द है लालचवश, यानी ज्यादा लालच के लिए उसका अतिदोहन करते हैं। जैव विविधता की क्षति होती है औद्योगिकरण के कारण, और उपभोक्तावाद, ठीक है, सुख सुविधाएं जो होती है वो ज्यादा चाहिए हमें, पारिस्थितिकी अन्याय, ये सारी इसमें होती है। समाधान क्या है, पर्यावरण शिक्षा होनी चाहिए आपके पास में, सराहनीय विकास होना चाहिए, हरित औद्योगिक का मैं बात करूँ, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। और मैं बात करूँ जो पर्यावरण संबंधी जो कानून है उनका पालन करना चाहिए। ऊर्जा संसाधन और उनके प्रकार एवं वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा संसाधन हमारे जीवन का आधार है, इसका उपयोग परिवहन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि, घरेलू कार्य आदि में होता है, और इसको दो भागों में बांट सकता है, ठीक है। पहला आती है पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा आती है वैकल्पिक, जिसको बोलते हैं नवीन क्रिया। पारंपरिक में कौन सा आएगा, जिसमें कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, सारे किस्म आते हैं। और इसमें बोल रहे थे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जवारी ऊर्जा, ये ठीक है। अब आता है इसमें वैकल्पिक स्रोत क्यों है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज प्रदूषण कम होता है, ठीक है। दूसरा जो जीवाश्म ईंधन होता है वो अपने पास में सीमित है, उसके लिमिटेड सोर्स हमारे पास में, सबकी इसके अनलिमिटेड सोर्स है, इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं हम। तीसरी इसमें सरकार है जो हमें सब्सिडी वगैरह भी देते हैं, तो भी हम फाइनेंशियल भी सपोर्ट हमें मिलता है, ठीक है। ये तीन चार इसके क्या लाभ है। अगले आते मानव जनित आपदाएं। एक तो आती है नेचुरल, एक आती है मानव जनित। नेचुरल के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, भाई नेचुरल आपदाएं क्या है। तो नेचुरल के अंदर तो वो होती है भाई जो प्रकृति द्वारा घटित होती है, जैसे आपके बाढ़ है, भूस्खलन, भूकंप वगैरह, वो आ जाएगी। मानव द्वारा क्या आएगी, तो मानव द्वारा क्या हो सकती है, कोई दुर्घटना हो गई ऐसी, ठीक है, कोई फैक्ट्री के अंदर किसी गैस को लेकर रिसाव हो गया, वो सारी इसके अंदर आएगी, ठीक है। परमाणु दुर्घटना हो गई, औद्योगिक दुर्घटना हो गई, खनन दुर्घटना हो गई, वनों की कटाई हो गई, पर्यावरण प्रदूषण फैला रहे हैं, ये तो क्या है, तो ये आपके मानव द्वारा आपदाएं, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ता है इनका, तो मानव जीवन की हानि होती है, स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचती है, जल और वायु प्रदूषण होता है, सामाजिक और आर्थिक संतुलन होता है। इसका मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, तो आपदा के नीति निर्माण में जागरूकता अभियान में ड्रिल, उद्योगता सुरक्षा जानकार, और जो एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जैसी संस्थाओं की भूमिका, जो एनजीओ वगैरह है उसका संघर्ष में बात करूँ, समुदाय सहयोग लेना चाहिए। वर्षा जल के संचयन के आधुनिक व पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीके क्या हो सकते हैं, आधुनिक कौन से, तो पारंपरिक कौन से। तो सबसे पहले बात करें पारंपरिक तरीके, तो कुएं, बावड़ी जो राजस्थान के अंदर लेते हैं, तालाब, पोखर है, जोड़, जाल, खाल है, झींग है, एरिस प्रणाली है, ये आपकी कैसी पारंपरिक है, ये सारी कैसी है, यहाँ से लेकर ये तो वो कैसी आपकी पारंपरिक है। औद्योगिक की बात करें तो रूफ स्टॉक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पर्सोलेशन पिट्स या ट्रेंच है, भूमिगत जल भंडारण टैंक है, ट्यूबवेल रिचार्जिंग वगैरह, शहरों भवनों में पूर्ण जगन प्रणाली है। इसका महत्व क्या होता है, तो इसका महत्व होता है जल संरक्षण का, किसा सिंचाई हेतु जल उपयोग होता है, शहरी संकट से होता है, पर्यावरण संतुलन बन रहा है। अगला आता है महिला एनजीओ क्या होता है,
कि महिला एवं बाल विकास तो एनजीओ सरकार द्वारा उठाए गए कदम, उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो भारत में महिला एवं बाल कल्याण का प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये समाज की नींव है और इसके अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए एनजीओ दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ, लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी योजना इसके थ्रू चलती है। जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता, ठीक है। एक वो पोषण अभियान है, बच्चों माताओं को पोषण दिया जाता है, पोषण अभियान है, ठीक है। आंगनवाड़ी योजना, आईसीडीएस जिसको बोलते हैं, और महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करते हैं, वन स्टॉप सेंटर है। एनजीओ का क्या प्रकार है, महिला विकास एवं स्वावलंबन पर कार्य करता है, तो इसके क्या स्वास्थ्य पोषण से गरीब महिलाओं को कानूनी प्रदान करता है। अगला आता है जैविक पारिस्थितिकी और जैविक के बीच में अंतर, अंतर वाला डिफरेंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, इन पे क्या करना है, आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो अंतर वैसे 4 अंतर सफिशिएंट होता है आपके। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रखे, तो हमें 4-5 अंतर आपको जो यहाँ पर मेन लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है कि पारितंत्र में कोई भी जीविक घटक है, पारितंत्र में कोई भी जीविक घटक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। और जो भी निर्जीव है उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। तो पारितंत्र में या पारिस्थितिकी में जो भी जीवित है वो बायोटिक है, और जो निर्जीव है वो एबायोटिक है। जीव मंडल बायोस्फीयर से प्राप्त होता है, जीव मंडल बायोस्फीयर से प्राप्त होता है, इसमें भौतिक रासायनिक वातावरण से प्राप्त होता है। इसमें प्रकृति कैसे होता है, इसलिए जीवित जीव या कभी जीवित थे, जबकि वो कैसे थे, निर्जीव थे। पुनरुत्पादन कैसे होता है, प्रजनन और विकास कर सकते हैं, जिसमें इसमें विकास या पूर्ण उत्पादन नहीं कर सकते। अगला आता है अन्योन्य क्रिया, क्या होती है, एक दूसरे के साथ अपने वातावरण से परस्पर क्रिया करते हैं, जबकि आपस में कोई क्रिया नहीं करते हैं। क्लियर। उदाहरण होता है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें तो सूर्य का प्रकाश, जलवायु, मिट्टी, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पता चल गया होगा। 14-25 से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखो, अगला आता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। इंपोर्टेंट अंतर है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, फूड वेब एंड फूड चेन। क्या होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल? जीवों की एक रेखीय श्रृंखला है जो दर्शाती है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे स्थानांतरित होती है। खाद्य श्रृंखला में बताती है कि जो ऊर्जा होती है वो एक जीव से दूसरे जीव में किस प्रकार ट्रांसलेट होती है। यह बताती है पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं को एक जटिल नेटवर्क है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जब आपस में जुड़ जाती है तो किसका निर्माण करती है, खाद्य। ये और ज्यादा जीवों को क्या करती है, स्थितित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है। प्रतिनिधित्व कौन करता है इसका, तो ये सीधी रेखा एवं क्रम जीवों को दर्शाती है, सीधी रेखा के रूप में दर्शाती है, जिसमें से बीच जटिल की है जो यहाँ ऊपर नीचे की या रेखाएं होती है या लाइन होती है जो इसको दर्शाती रहती है। क्लियर। जीव ऊर्जा का पर्व होता है वो एक दिशा होता है, जबकि उस ऊर्जा का जो पर्व होता है वो कई दिशा में होता है। जटिलता बात करें तो ये एक सरल होती है, जबकि ये क्या होती है, जटिल होती है। क्लियर। अगला तो स्थिरता, इसमें स्थिरता कम होती है, कम स्थिर होती है, जबकि ये अधिक स्थिर होती है। क्लियर। चलो अगला था उदाहरण, तो उदाहरण यहाँ पर बताए रखा, घास, टीडा, मेंढक, सांप। और यहाँ पर एक वन पारिस्थितिक तंत्र जिसमें घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर, हिरण, इन प्रकार के पक्षी, कीड़े वगैरह होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा। चलते आगे, अगला देखो। अगला आता है शहरी कचरा और आपका जो अर्बन कचरा, उसमें अंतर है ना। अर्बन वेस्ट और रूरल वेस्ट, डिफरेंट बिटवीन अर्बन और रूरल में, दोनों में आपको अंतर देखना है। 1 मिनट देखो आप अंतर। तो हम बात करें तो अपना अर्बन और जो आपका रूरल वेस्ट होता है, इन दोनों के बारे में बात करें। अर्बन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति के स्रोत। अर्बन या शहरी और रूरल या ना ग्रामीण, ठीक है। अर्बन का मतलब
शहरी होता है तो शहरों से जो अवशिष्ट निकलेगा, शहरों के अंदर कौन सा होता है, प्रतिष्ठान हो गया, आपके उद्योग हो गया, आपके सार्वजनिक स्थल हो गए वहां से, और ग्रामीण मतलब घरों से या कृषि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वहां से जो होता है वो है। इसमें मुख्य घटक क्या होता है, ठोस कचरा होता है, प्लास्टिक वगैरह ये होते हैं। इसमें जब भी क्या होता है, आपका जैविक कचरा होता है। क्लियर? चलो, इसमें जैव न्यूनीकरण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। कम जैव या न्यूनीकरण होता है, कम होता है, जबकि इसमें जैव न्यूनीकरण क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है? चलो, इसमें मात्रा प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन अधिक होता है, जबकि इसमें प्रति व्यक्ति की मात्रा कचरा की जो उत्पादन मात्रा वो काफी कम होती है। अगला मैं बात करूँ प्रबंधन की जटिलता, तो इसको थोड़ा जटिल होता है, निपटान करने में अधिक होता है, महंगा होता है, जबकि ये आसानी से हो जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा भी ये क्या होता है, आसानी से अपघटित हो जाता है। क्लियर? चलो, अगला आता है आपका धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक मेटालिक और नॉन मेटालिक जो मेटल है जो मिनरल्स, उसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले बात करें परिभाषा क्या होती है। परिभाषा की बात करें तो इन खनिजों की धातु कच्चे रूप में होती है। इन खनिजों में जो धातु होती है कच्चे रूप में होती है, जबकि इसमें धातुएं नहीं होती। क्लियर? धातु प्राप्त, इसे गलाने से धातु प्राप्त होती है, जिसमें इसे गलाने से कोई भी धातु प्राप्त नहीं होगी। भौतिक गुण क्या है, तो ये ठोस कठोर चमकीले होते हैं, जब इसमें विशेषता आमतौर में नहीं पाई जाती है। और आघात वर्धनीयता, पीट कर तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय मतलब किसी भी वस्तु को पीट कर तार बनाया जा सकता है, जबकि इसमें नहीं बनाया जा सकता, इसमें किसी प्रकार के ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें विद्युत चालकता, तो इसमें विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं, जबकि विद्युत के क्या होता है, कुचालक होता है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी इसके एग्जाम्पल है। इसके कोयला, चूना पत्थर, कपड़े, जिसमें इसके क्या होता है, मशीनरी वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। इसका सीमेंट, कांच वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर? चलो, अगले नेक्स्ट बात करते हैं। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल यानी पुनः प्राप्ति, नवीनीकरण यानी इसको अपेक्षाकृत कम समय में वापस प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसको वापस प्राप्त करने में बहुत ज्यादा या लाखों या करोड़ वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है, उसको बोलते हैं अनवीनीकरण। ठीक है, उपलब्धता, इसको असीमित या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक है, जब ये क्या होता है, इसके लिमिटेड सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पर्यावरण पर प्रभाव, इसका उपयोग आमतौर पर पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, डालते हैं, टिकाऊ होते हैं। जैसे बात करूँ सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नष्ट थोड़ी होती है, वापस हो जाती है। ठीक है, जबकि यह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण वगैरह डालते हैं। ठीक है, और उदाहरण जैसे हो गए भाई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ये सारी किस्म आ जाएंगे। रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल कौन है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो भी है ये आ जाएगी। ठीक है, भविष्य की उपलब्धता, ये प्रबंधन से ठीक से किया जाए तो भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे, बिल्कुल भविष्य में उपलब्ध रहेंगे। जबकि ये इसी प्रकार हम अतिदोहन करते हैं, ये भविष्य में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? लागत, प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन दीर्घकालिक परिचालन लागत अक्सर कम होती है। इसकी प्रारंभिक लागत अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन कीमत लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर हो गया। अगला आता है आपके पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में डिफरेंट बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो हाँ, तो हम बात करें आपके इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर की। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन कराती है। मतलब कोई भी जीव है और उसका पर्यावरण के साथ क्या एनवायरमेंट के साथ उसका क्या संबंध, उसके बीच के जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं हम, आपके पारिस्थितिकी करते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, ये भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों के, जानवर, सूक्ष्म जीव, उनके भौतिक पर्यावरण, पानी, हवा के साथ क्रियात्मक मतलब जैविक और अजैविक कार्यों के संबंध वो इसमें निर्भर करते हैं। ठीक है, अध्ययन का विषय क्या होता है, इसके अंदर पर्यावरण के साथ संबंध, जनसंख्या, गतिशील समुदाय संरचना आदि इसमें आती है। जबकि इसमें विशिष्ट मौजूद जैविक और अजैविक घटकों की संरचना और उसका ऊर्जा प्रवाह का पोषक तत्वों का चक्र, वो सारी इसमें आती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि इनका दायरा, दायरा कितना होता है इसका, तो ये एक व्यापक वैज्ञानिक अनुशासन विभिन्न शस्त्रों, जीवों से लेकर जीव मंडल पर जैविक अंतक्रिया का अध्ययन करता है। जबकि आपकी बात करूँ इकोसिस्टम के अंदर, तो इसमें एक विशिष्ट इकाई होती है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र के भीतर जीव और उसके भौतिकी का, तो एक निश्चित क्षेत्र में जिसमें अध्ययन करता है वो आपकी यौगिक।
उदाहरण की मैं बात करूँ तो उसमें उदाहरण पारिस्थितिकी विशिष्ट प्रजाति की आबादी का समुदाय, पारिस्थितिकी प्रजातियों समुदाय का पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण चक्र आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें जंगल है, तालाब है, घास, मैदान, रेगिस्तान, आपके प्रत्येक जैविक और अजैविक घटकों को उसके बीच की क्रिया को संबंधित है। ठीक है, तो इन दोनों में मेन अंतर हुआ। प्रकृति क्या होती है कि इसका अध्ययन एक अध्ययन का क्षेत्र या विज्ञान है, जबकि ये प्रकृति एक कार्यात्मक इकाई है। ये एक विज्ञान जबकि ये कार्यात्मक इकाई है। क्लियर। अगला देखो सब स्थान और बाह्य स्थान है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू क्या होता है? इन सिटू का मतलब होता है कि संकटग्रस्त जनजातियों तो उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना, मतलब जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास है वहीं पर उनको संरक्षण करना। उन इसमें जो आपका बाहरी होता है एक सीट होता है, इसमें उनको प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर किसी कृत्रिम आवास में उसको, ठीक है। ये प्राकृतिक आवास होता है जैसे जंगल, झील वगैरह, ये मानव निर्मित होते हैं जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, ये सारा जाएंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र और उसमें रहने वाले सभी प्रजातियों को संरक्षण मिलना। विशेष रूप से जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उसके लिए क्या करता है? एक सीटू करते हैं। ठीक है, तरीके हो गए। इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव है, आपके जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जबकि इसमें चिड़ियाघर है, आपके बीज बैंक, जीन बैंक, उत्तर समुद्र, वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर है। चलो अब आपके थोड़े से बड़े वाले 1 से 1.5 पेज में जिनके आंसर देना होता है वो वाले क्वेश्चन है। तो इन थोड़ा क्वेश्चनों को हम स्पीड में चलेंगे, इंपॉर्टेंट जो बात है उन पर करेंगे, ताकि हम यदि एक एक पॉइंट बात करें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा ना। तो चलिए जल्दी से इनको देख लेते हैं, ज्यादा है भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले आता है जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी पर चुके हैं, खतरे प्रकार क्या है, खतरे में एवं संरक्षण के उपाय क्या है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। वापस से डेफिनेशन न्यू टाइप में भी देखी थी, कोई देखने की है जो देखने में आवश्यकता नहीं है। इसके प्रकार तो इसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी प्रजाति, एक होती है आनुवांशिकी, एक होती है पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, प्रजातीय विविधता में क्या होता है? स्पेशल डाइवर्सिटी में क्या होता है? किस स्थान पर कोई पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या में होती है, क्या होती है? कोई भी प्रजाति की संख्या होती है उसमें पाई जाती है। जबकि आनुवांशिकी में क्या होता है? उस प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले जीन के अंतर के कारण होते हैं। ठीक है, जबकि पारिस्थितिकी में क्या होता है कि इसमें पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगल, नदियां वगैरह होती है उसके कारण होती है। इसमें खतरे क्या होता है? प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, प्रदूषण, जलवायु, अतिक्रमण, शहरीकरण, विदेशी प्रजातियां और अवैध शिकार, वन्यजीव इसका क्या हो सकता है? कारण हो सकता है। ठीक है, संरक्षण के उपाय किस प्रकार कर सकते हैं? तो इन सिचु संरक्षण, इन सिचु संरक्षण वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके एक सिटू कर सकते हैं जागरूकता कार्यक्रम लाना, कानून संरक्षण और पुनर्जन और वृक्षारोपण, ये इसे कर सकते हैं। इसका उपाय क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। इसका बायोगैस, बायोगैस किस प्रकार प्राप्त होता है उसका वर्णन करना। तो सबसे पहले बायोगैस किससे प्राप्त करते हैं? तो जो गोबर, फल, सब्सटेंस से प्राप्त किए जाते हैं, फसल अवशेष वगैरह से। इसके उत्पादन की प्रक्रिया क्या होता है? तो सबसे पहले कच्चा माल, अर्थात जिसको हम गोबर वगैरह, फसल वगैरह, कोई भी कचरा वगैरह वो लेके आएंगे। उसके बाद उसकी स्लरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लरी बनाते हैं। पानी के साथ जो सब मिलाया जाता है, जैसे आपने गोबर लेके आए, उस गोबर को किसके साथ मिलाना? पानी के साथ मिला के उसकी क्या बनाई जाती है? स्लरी बनाई जाती है। स्लरी इसकी तैयार की जाती है। क्लियर है। इसके अलावा डाइजेस्टर में भरना, एक डाइजेस्टर होता है उसमें भरना, ये स्लरी हवाई रहित डाइजेस्टर टैंक में भरी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अवायवीय अपघटन, इसका अवायवीय अपघटन होता है। अवायवीय अपघटन होगा तो इसमें ये तो मीथेन गैस और CO2 गैस, कौन सी? मीथेन और CO2 गैस क्या बनती है? कौन सी? मीथेन और CO2। मीथेन और CO2 गैस बनती है। ठीक है, गैसों का संग्रह, तो ऊपर बने गैस चैम्बर में गैस जमा होती है जिसमें खाना बनाना, बिजली उत्पादन किया जाता है। बच्चे जो अवशेष होता है उसके सैलरी के रूप में। तो देखो कुछ नहीं होता, सबसे पहले कोई भी अवशिष्ट पदार्थ लेना, कच्चा माल, गोबर वगैरह लेने हैं, उसको पानी के साथ मिला के सैलरी बनानी है। उसके बाद में उसको एक डाइजेस्टर टैंक में भरना है। डाइजेस्ट टैंक में भरने में वायु की अनुपस्थिति में जो अपघटक जीव होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होता है वहां से मीथेन और CO2 गैस होते हैं। इसको CO2 गैस गैस चैम्बर में हम स्टोर कर लेंगे। वो शुरू करने के बाद इस गैस का उपयोग हम खाना बनाना वगैरह में, बिजली वगैरह हम कर सकते हैं। इसके बाद जो वेस्ट सैलरी बनती है उसका हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस है। अगला आता है विभिन्न सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण एवं ऊर्जा संबंधी शहरी समस्याएं। तो सामाजिक मुद्दे जैसे लैंगिक असमानता है, गरीबी, बेरोजगारी है, बाल श्रम है, बाल विवाह, स्वास्थ्य सेवा, ये इसकी होगी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और ऊर्जा समस्याएं क्या हो सकती है? वायु प्रदूषण, वायु की अधिकता या कारखानों से धुआं है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ऊर्जा पर संकट है, कचरे का उचित निपटान है और हरित क्रांति में कमी है। ठीक है, इसका समाधान क्या हो सकता है? ये तो होगी इसकी समस्याएं।
समाधान है जनसंख्या नियंत्रण, जन स्वच्छता कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, ठीक है, हरित निर्माण, ये सारी इसमें आ जाएंगे। पर्यावरण और स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, पर्यावरण और स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये क्या होती है? तो सूचना प्रौद्योगिकी इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट से, जीएसएस सेंसर है, मोबाइल से ऐप्स है, इसका क्या पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डेटा संग्रह, डेटा संग्रह और विश्लेषण में इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा आता है रिमोट सेंसिंग, जिसको हम जीआईएस बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता है। भविष्यवाणी इसकी कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भविष्यवाणी, ऑनलाइन जागरूकता, ई शिक्षा वगैरह उसमें इसका यूज होता है। भूमिका क्या होता है? तो टेलीमेडिसिन होते हैं, उसमें रोग निगरान प्रणाली में कर सकते हैं, ई हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, और स्वास्थ्य जो ऐप है, फिटनेस ट्रैकर वगैरह होता है, उसमें भी इसका यूज करते हैं। अगला आता है आपदा प्रबंधन, एनजीओ सीबीओ का मेडियो की भूमिका। तो एनजीओ क्या बोलते हैं? नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट या गैर सरकारी जो संगठन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनजीओ बोलते हैं। आपदा के समय राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े आदि का करना, वितरण करना, ठीक है। पीड़ितों को पुनर्वास, मानसिक सहायता या मैं को प्रदान करना, जागरूकता अभियान इनको वो करना, ठीक है। सरकार को सुझाव या सहयोग देना, यह किसके काम होता है? आपके एनजीओ के काम होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है। अगला आता है सीबीओ, समुदाय आधारित संगठन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ, ठीक है। स्थानीय लोगों को आपदा से पहले प्रशिक्षित करना, आपदा योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, और वृद्ध महिलाएं बच्चे होते हैं उनको कमजोर वर्गों की सहायता करना, उस संसाधनों को उचित प्रबंधन और समुदाय को एकजुट करना। अगला आता है मीडिया की भूमिका, मीडिया की क्या भूमिका होता है? समय पर सूचना और चेतावनी को प्रसारित करना, ठीक है। इसके अलावा होता है आपदा की गंभीरता और आवश्यकता को जनमानस तक पहुंचाना, और जनमत बनाना, सहकारी तंत्र की सक्रिय करना, सहायता और दान अभियान चलाना। तो ये किसके काम होता है आपके? अगला आता है थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन, जो 2 से 2.5 पेज के अंदर जिसके आंसर देना होता है। तो सबसे पहले आते हैं आपदा न्यूनीकरण हेतु आपकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीति है, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण, डाइजेस्ट रिस्क प्रोटेक्शन का तात्पर्य प्राकृतिक आवास, मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और नीति बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम है, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में सबसे पहले आती है आपके होयोग कार्य योजना। कौन सी होयोग कार्य योजना? क्या 2005 से 15 तक आई थी। आपदा जो कोई न्यूनीकरण तो 5 बिंदु ये कार्य रूपरेखा है, समुदाय को आपदा प्रक्रिया में सक्षम बनाना है। दूसरी आती है सेंदोई, कौन सी थी? सबसे पहले आई थी होयोग, कौन सी आई थी? होयोग कार्यक्रम कब आया था? 2005 से लेकर 2015 तक। कब? 2015 तक। जो दूसरा आया था उसका नाम था सेंदोई, क्या नाम था? सेंदोई कार्यक्रम। कौन सा? सेंदोई कार्यक्रम। सेंदोई कार्यक्रम कब आया था? 2015 से 2030। कब? 2015 से 2030 के बीच में आया था। कब आया था? 2015 से 2030 के बीच में आया था, ठीक है। जापान के सेंदो शेर से स्वीकार किया था। कौन से? जापान के सेंदो शेर, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? इसके 4 उद्देश्य थे। पहला, जीवन की रक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य की रक्षा, आधारभूत ढांचे और जोखिमों की पहचान। एक लाता है आपका UNDRR। UNDRR क्या होता है उसके बारे में बात करें। ये भी एक योजना है, ये संयुक्त राष्ट्र की है। कैसे? संयुक्त राष्ट्र है आपके, तो वहाँ की है। वैश्विक सहयोग और नीति निर्धारण करता है। इसकी नीतियां भारत में, तो भारत में आपकी एनडीएम है, क्या? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में गठित हुई। कब हुई थी? जो एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कब आई थी? 2005 में आई थी। कब आई थी? 2005 में आई थी। क्लियर है? चलो, दूसरा था राज्य आपदा प्रबंधन, एसडीएमई। क्या था? एसडीएमई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कब? सॉरी, आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एक आती है राष्ट्रीय आपदा प्रकृति, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ नेशनल आपके, मैं बात करूं डिजास्टर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फोर्स है वो एनडीआरएफ ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना है, अमृत योजना है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम, ये सारे इसके अंदर जागरूकता के अभियान होंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमने पढ़ लिए। अगला था वायुमंडल की संरचना। तो बिल्कुल वायुमंडल की हम सारी संरचना पढ़े। वायुमंडल क्या होती है, सौरमंडल क्या होता है, इसकी कितनी ऊंचाई होती है, समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, सारे बारों में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलते आगे। अगला देखो, अगला आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी अच्छे से पढ़ चुके। वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? धुआं से निकलता है, गैस अत्यधिक होते हैं, कचरों का चलना, वनों का कटाई प्रभाव होता है, सांसों की बीमारियों की, अम्लीय वर्षा हो गया ना, इनके कारण ये होता है। जल प्रदूषण के कारण हो गया प्रभाव। देख रहे जल से क्या होता है? तो जल जनित रोग होते हैं, जलीय खतरा होता है, पीने के पानी कमी होता है, नियंत्रण की वजह जल शोधन संयंत्र वगैरह ये हो सकता है, ठीक है। मृदा प्रदूषण वगैरह इसी प्रकार मृदा प्रदूषण का लिखना है। अगला आता है ठोस अपशिष्ट कचरा जो है उसका किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बता रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया जिसमें घरेलू औद्योगिक कृषि संस्थानों को उत्पन्न ठोस अपशिष्ट परिवहन उपचार और निपटान किया जाता है, ठीक है।
और ठोस अपशिष्ट में बायोलॉजिकल जो ग्रेनेबल है उसमें क्या होता है, खास अपशिष्ट जो पत्ते गोबर है अजैविक के अंदर आता है, आपके प्लास्टिक धातु है, खतरनाक यानी हाइड्रोडस होता है वो आता है, कचरे का प्रजनन सिग्रेनेशन किस प्रकार करते हैं, रिसाइकलिंग क्या कहते हैं, उपचार है, लैंड फिलिंग है और जन जागरूकता अभियान है। प्राकृतिक आपदाओं का कारण, तो सबसे पहले ये आपदा हम सारे जानते हैं, सूखा क्या होता है, सूखा क्यों पड़ता है, ये जब कोई प्राकृतिक आपदा पूछे तो इसमें तीन चीजें लिखनी, ये तो कारण, किस कारण हुई है, जैसे बात करूँ सूखा, तो सूखा का क्या कारण है, ठीक है, दूसरा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अपने क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना, और इसके क्या उपाय, ये तीन चीज लिखने, क्या उपाय, कोई भी पूछे प्राकृतिक आपदा उसकी तीन चीज लिखने, कारण यानी किस वजह से हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अपने जीवन पर, और उपाय क्या है इसके, ठीक है। उसी प्रकार बाढ़ हम सारे जानते क्या होती है, भूकंप, अर्थक्वेक है, साइक्लोनिक है, ठीक है, लू है, शीतलहर है, सारे हम जानते हैं, क्लियर है। आगे देखो, जलीय और वन पारितंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बात है पारितंत्र की, आपको डेफिनेशन लिखनी, पारितंत्र क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें, आगे आएगी आपके जलीय पारितंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो वह पारितंत्र जिसमें जैविक और एक्वाटिक जो घटक है वो किसमें रहते हैं, जल में रहते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अगला आता है मिट्टे जल का पारितंत्र यानी फ्रेश वाटर सिस्टम, एक आता है लवण यानी मारिन वाटर सिस्टम, मुख्य घटक जिसमें उत्पादक उपभोक्ता घटक ये होते हैं, ठीक है, इसका नीचे महत्व लिखना आपको। और दूसरा आता है वन पारितंत्र, फॉरेस्ट, वन पारितंत्र पेड़ पौधों का प्रभुत्व होता है, जीव जंतु, मृदा, जल, जलवायु आदि इसमें होते हैं, क्लियर। चलो आगे आता है प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा। प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो सभी तत्व हैं जिसमें प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, खनिज तत्व, लवण, क्लियर। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक, पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण हो जाएंगे, उपलब्धता के आधार पर स्थानीय संसाधन और सार्वभौमिक संसाधन। अगला आता है वन संसाधन, वन संसाधन क्या होता है, तो वनों से जो प्राप्त है वो जैसे ईंधन, फर्नीचर, रोशनी वगैरह वो सारे वन संसाधन हो गए। समस्या क्या हो सकती है, वनों के अंदर कटाई, शहरीकरण, कृषि विस्तार, संरक्षण का किस प्रकार, कंजर्वेशन किस प्रकार करते हैं, तो ये सामाजिक वानिकी है, आपके अधिनियम में समुदाय की भागीदारी की जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आपको वाटर जल संसाधन उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद में आता है आपका कौन सा, भूमि संसाधन होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका जो है गैस पेपर खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वीडियो आप जरूर देखना, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इनसे 90 से 95%, 90 से 95% क्वेश्चन आपको ये जो देखने के मिलेंगे, जब पेपर होगा तब हम वापस चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, या हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके गैस पेपर है, आपके जो न्यू टाइप सॉल्यूशन है उसकी क्लास है जो जल्द आने वाली है, न्यू टाइप क्लास वगैरह, ठीक है। और PYQ क्वेश्चन की उसकी भी क्लास हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।